नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एक बहुत ही अजीब सिचुएशन इस समय दुनिया में देखने को मिल रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जैसे देश को इंडिया से पेट्रोल इंपोर्ट कराने की जरूरत पड़ जाए। मतलब इंडिया खुद रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि रशिया को इंडिया से गैसोलीन यानी पेट्रोल मंगवाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा हो क्या गया? यूक्रेन ने ऐसा क्या किया कि ऑयल से भरपूर देश रशिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस खड़ा हो गया, और इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है? आज इस वीडियो में पूरी स्टोरी आसान भाषा में समझेंगे। रिचर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने इंडिया से गैसोलीन इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया है। वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया के ऑयल रिफाइनरीज, फ्यूल स्टोरेज डिपो और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। मतलब समस्या क्रूड ऑयल की नहीं है, बल्कि उससे पेट्रोल और डीजल में बदलने वाली फैक्ट्री की है। आज रशिया के कई हिस्सों में फ्यूल शॉर्टेज देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रही हैं, और खुद पुतिन भी मान चुके हैं कि कुछ रीजन्स में फ्यूल शॉर्टेज हो रही है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि रशिया के पास इतना ऑयल है, फिर शॉर्टेज कैसे हो सकती है? देखिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी होती है। पहला होता है अपस्ट्रीम। इसमें क्रूड ऑयल को जमीन से निकालना यानी एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग और प्रोडक्शन शामिल होता है। दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम। इसमें क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल बनाए जाते हैं। रशिया को पहली स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास आज भी भरपूर क्रूड ऑयल है। लेकिन दूसरी स्टेज यानी रिफाइनरी कैपेसिटी पर यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है। इसे एक आसान एग्जाम्पल में समझिए। अगर आपके घर में गेहूं रखा है, तो क्या आप सीधे उसकी रोटी खा सकते हैं? नहीं, पहले गेहूं को आटे में बदलना होगा, तभी रोटी बनेगी। एग्जैक्टली यही क्रूड ऑयल के साथ होता है। क्रूड ऑयल अपने आप में किसी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे रिफाइनरी में प्रोसेस करना पड़ता है। अगर रिफाइनरी ही डैमेज हो जाए तो चाहे आपके पास कितना भी क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल और डीजल नहीं बना पाएंगे। आज यही रशिया के साथ हो रहा है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन ने अचानक रिफाइनरीज को टारगेट बनाना क्यों शुरू कर दिया? जब 2022 में वॉर शुरू हुई थी, तब यूक्रेन का फोकस रशियन सोल्जर्स, टैंक्स, आर्टिलरी और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर था। लेकिन 2024 के बाद यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अब उसने सोचा कि अगर रशिया की इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया जाए तो रशिया की वॉर कैपेबिलिटी खुद कमजोर हो जाएगी। इसी वजह से यूक्रेन लगातार ऑयल रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, फ्यूल डिपो, रेलवे फ्यूल टर्मिनल्स और लॉजिस्टिक हब पर ड्रोन और मिसाइल्स अटैक कर रहा है। मॉडर्न वॉर अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती। आज सप्लाई चेन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से उतने ही बड़े वेपन बन चुके हैं। और यही वजह है कि ऑयल रिफाइनरी आज सबसे वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुकी है। एक मॉडर्न रिफाइनरी रोजाना 2 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 7 लाख बैरल तक क्रूड ऑयल प्रोसेस कर सकती है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की बात करें तो वो इंडिया के गुजरात में रिलायंस की जमुनानगर रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 14 लाख बैरल पर डे है। आप समझिए कि इंडिया इस पूरी स्टोरी में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग हब में से एक बन चुका है। हम रशिया, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, यूएसए, वेनेजुएला जैसे कई देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। फिर इंडियन रिफाइनरीज उसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन रिफाइनरीज इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि दुनिया की लगभग हर प्रकार के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती है। यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसी वजह से इंडिया आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर में शामिल है। अगर इंडियन रिफाइनिंग कंपनी की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और नायरा एनर्जी जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। अब सवाल आता है कि रशिया को पेट्रोल किसने भेजा? रॉयटर्स के मुताबिक यह सप्लाई नायरा एनर्जी की तरफ से हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नायरा एनर्जी में रशिया की बड़ी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट की भी हिस्सेदारी है। लेकिन ध्यान रखिए, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डायरेक्टली रशिया को नहीं भेजा। पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडर्स को बेचे गए, और उसके बाद फिर उन्हीं ट्रेडर्स के जरिए रशिया तक पहुंचे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वेस्टर्न सेक्शन और पेमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 60,000 मैट्रिक टन गैसोलीन पहले ही रशिया भेजी जा चुकी है, और इसके अलावा 30,000 और 40,000 मैट्रिक टन वाले 2 और कार्गो भी रशिया की तरफ जा रहे हैं। अगर कुल इंपोर्ट देखें तो रशिया लगभग 4 लाख मैट्रिक टन गैसोलीन इंपोर्ट कर चुका है, जबकि उसकी डेली रिक्वायरमेंट लगभग 1,10,000 मैट्रिक टन के आसपास बताई जा रही है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी आएगा कि रशिया नई रिफाइनरी क्यों नहीं बना लेता? देखिए, मॉडर्न रिफाइनरी बनाना कोई आसान काम नहीं है।
प्लानिंग में भी 2 से 3 साल लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में 4 से 7 साल, और इसके बाद टेस्टिंग और कमीशनिंग में 1 से 2 साल। मतलब पूरी रिफाइनरी बनने में लगभग 10 से 12 साल तक लग जाते हैं। ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी अरबों डॉलर का होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में रिफाइनरी बनाना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे समय में इंपोर्ट करना ही सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है, और यही रशिया अभी कर रहा है। अब इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा इकोनॉमिक बेनिफिट, इंडिया रिफाइनरीज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा स्ट्रेटेजिक है, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने वाला देश नहीं रहा, इंडिया आज ग्लोबल रिफाइनिंग पावर हाउस बन चुका है। हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बदलते हैं और फिर उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में इंडिया की इंपोर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ रशिया भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेन के लगातार अटैक के जवाब में रशिया ने कीव पर अब तक के सबसे बड़े अटैक में से एक किया है, यानी साफ है कि यह वॉर फिलहाल रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, यूक्रेन अब बैटलफील्ड से ज़्यादा रशिया की इकोनॉमी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। दूसरी बात, रशिया के पास क्रूड ऑयल की कमी नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग कैपेसिटी पर प्रेशर है। और तीसरी बात ये कि इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग हब में से एक बन चुका है, और इसी वजह से रशिया जैसे देश को भी इंडिया से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या यूक्रेन की यह स्ट्रेटजी रशिया को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।